हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 प्लस बुक का डिस्कशन और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हमने सेट 16 तक कंप्लीट कर लिया डिस्कशन। उसे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। और यह सेट नंबर 17 का इसमें डिस्कशन देखने जा रहे हैं और इसमें सारे एनसीईआरटी के प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज शामिल किया गया है। और यदि आप इस बुक को पाना चाहते हैं तो उसको मार्केट से खरीद भी सकते हैं, आपके नियर बाई शॉप पे उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है यानी कैरेक्टर है, वह या पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना है, यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने यह बात की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो उनकी बहन थी एक कौन? तो विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में जानते हैं। विजया लक्ष्मी पंडित ये कौन थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, के.एम. मुंशी की बात करते हैं तो ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रहे थे और संविधान बनाने में इनकी भी योगदान काफ़ी है। ठीक है, और के.एम. मुंशी क्या रहे? तो ये जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, और ये फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे, फॉर्मर ये कृषि मंत्री भी बने थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, भार्गव पत्रिका की शुरुआत किया था, भार्गव पत्रिका की शुरुआत किया था। ठीक है, और भारतीय विद्या वाहिनी की भी शुरुआत किया था। क्या? भारतीय विद्या वाहिनी। वाहिनी की शुरुआत किसने किया था? इसको ध्यान रखना है। तो किसने किया था? भारतीय विद्या वाहिनी की शुरुआत किसने किया था? तो ये के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, के.एम. मुंशी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन और महात्मा गांधी के बारे में दे चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे शुरुआत पहली बार की गई थी? तो इसको याद रखना है, कहाँ पे? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। और ब्रिटेन में जब किया गया तो ब्रिटेन हमारे देश के ऊपर बहुत सालों से ये राज कर रहा था, जिस कारण से क्या हुआ कि वैसा ही संस्थात्मक प्रणाली भी हमारे देश में आज़ादी के बाद भी स्वीकार की गई थी। इस प्रणाली में संसद सामान्य रूप से सर्वोच्च होती है और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसे सरकार के कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और जानते हैं कि और अध्यक्ष ये मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये वास्तविक अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 74 में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगी। देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसी का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो आर्टिकल 624 में लिखा गया है। और ये किसके अनुसार? तो राष्ट्रपति इसी के सलाह के अनुसार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा सलाह देगा उसी के अनुसार ये कार्य करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार दिया गया है? जानते हैं कि राज्यसभा के बहुत सारे अधिकार है, लेकिन लोकसभा से कम है। ठीक है, तो राज्यसभा के अधिकारों में एक है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा यानी कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ये क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का जो इसका अधिकार है किसके पास? राज्यसभा के पास, क्योंकि वे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों से ही वहां पे सांसद चुने जाते हैं, राज्यसभा एमपी बनाए जाते हैं। जिस कारण से ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आता है? आईईएस आता है, जैसे कि जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। जबकि एक आईएफओ होता है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, और एक आईएफएस क्या होता है? यानी कि फॉरेन सर्विस। ये फॉरेन सर्विस किससे आता है? तो ये ऑल इंडिया सर्विस में इंक्लूड नहीं रहता है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और भी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के पावर क्या होते हैं? तो जानते हैं कि पार्लियामेंट यानी संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 में दिया गया है, आर्टिकल 79 में बात की गई है। और इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें प्रेसिडेंट और क्या? तो इसमें
राज्यसभा और फिर क्या लोकसभा होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बिल को पास कर दिया जाता है तो उसके पास भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या करता है, तो बिल पे जैसे ही साइन करता है तो क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है, क्या कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। पहले क्या होता है, ये विधेयक होता है, ठीक है। और ये कई तरह के बिल होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संवैधानिक संशोधन बिल या ऑर्डिनरी बिल ऐसे होते हैं। तो जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल पे क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठता है, जबकि और ऑर्डिनरी बिल पे ही ये ज्वाइंट सिटिंग बैठता है, सॉरी ऑर्डिनरी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग बैठता है, यानी जो साधारण बिल होते हैं उस पर क्या होता है, ये ज्वाइंट सिटिंग बैठता है, ज्वाइंट सिटिंग बैठता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बैठता है। और लेकिन ये क्या होता है, जो आर्टिकल 108 में दिया गया है, ठीक है। और जबकि ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, यानी कि नो ज्वाइंट सिटिंग, इसको ध्यान रखना, नो ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा कौन सा आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 80 में दिया है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में दिया है क्या, लोकसभा, 79 में पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। तो जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा कहा जाता है, यानी कि इसे पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है या हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या इसे अपर हाउस, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। द हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, ये जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इसके अध्यक्ष करते हैं। द हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट ही इसके क्या होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं। और फिर ये चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। 500 जो कि इसके क्या बनते हैं, ये डिप्यूटी चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो राज्यसभा के ही संसद होते हैं, राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, वो डिप्यूटी चेयरमैन बनाए जाते हैं। 552 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा के वर्तमान में क्या है, 552 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी क्या है, तो 543 है, अभी 543 है, जिसमें पहले क्या था, एक दो और था, जो टोटल जोड़ के 545 हो रहा था, लेकिन 109 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, सॉरी 109 में नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया, तो ये दो एंग्लो इंडियंस, जो एंग्लो इंडियंस का दिया गया था 2 सीट लोकसभा में रिजर्व करने के लिए, उसको है जो खत्म कर दिया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियंस का सीट। अभी वर्तमान में 543 सीट है जो लोकसभा में कंकरेंटली है, और इसमें टोटल मैक्सिमम सीट क्या है, तो 250 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका है, ये राज्यसभा का है। 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा के यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं, कोई एमपी बनना चाहता है, तो उसे कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 या 25 साल से अधिक होनी चाहिए, जबकि 30 साल या 30 साल से अधिक होनी चाहिए जब राज्यसभा का ये सदस्य बनता हो। लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद ये डिजोल्व हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी डिजोल्व हो सकता है। उसका कई कारण है, जैसे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाता है, ठीक है, तो भी लोकसभा का डिजोल्यूशन किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इसको कर सकता है, क्या डिजोल्व कर सकता है। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी डेट कैन नॉट बी डिजोल्व, यहाँ पे राज्यसभा कभी भी ये खत्म नहीं होती है, कभी भी विघटन नहीं होती है, इसको ध्यान रखना। ये कभी ये क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एलिजिबल वोटर, इसमें है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट वोटर्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनिटीज। यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सांसदों की ये नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली, इसको ध्यान रखना है। हैज द पावर टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकसभा के पास पावर है कि वो क्या करे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें पास कर सकता है। डजंट हैव द पावर टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि वो अपने ये राज्य सरकार के प्रति किया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर सके, इसको ध्यान रखना है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे, इसमें एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे के तौर पर ये लोकसभा का जो संसद है इसको इलेक्ट किया जाता है, एमपी को इलेक्ट किया जाता है। जानते हैं कि आर्टिकल 326 के द्वारा इसमें दिया गया है राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसका है जो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के ये
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, क्या क्या प्रमुख कारण है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ किसमें, तो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, किसके, स्पीकर के पहले उससे परमिशन लेने के बाद। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो मनी बिल में कोई भी संशोधन करे, या संशोधन कर भी सकता है, सलाह दे सकता है लोकसभा को, लेकिन लोकसभा ये अपने आप में ये उसकी सलाह को माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देती है या फिर देती भी है तो भी लोकसभा की मनमानी है कि वो पास करे या उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो ऑटोमेटिक पास भी हो जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है किसके द्वारा, तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा, यानी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ये साबित कर सकती है। क्या बहुमत द्वारा ये संशोधन कर सकती है। यहां पे क्या बात की जा रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है। ठीक है, करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह दिया गया है कि भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़ी क्या क्या हो सकती है। तो कह रहा है भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी है। इसको ध्यान रखना है। संघ के राजकीय कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। राष्ट्रपति संघ के किसी शासकीय काम के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकती है। और संविधान में कितने, तो 22 क्षेत्रीय भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। और इसमें किसमें शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, हिंदी शामिल है लेकिन इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। इसको ध्यान रखना है, इंग्लिश इसमें शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई सारे आधिकारिक भाषाओं की जानकारी इसमें दी गई है। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 22 भाषा कर दी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो इसको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, यानी सोशलिज्म, सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और क्या, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि डीपीएसपी को समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत पे डिवाइड किया गया है। और ये कब से कहां पे है, तो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में। ठीक है, आर्टिकल कितना, तो 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स तक दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डीपीएसपी के कुछ उदाहरण है, इसको भी देख सकते हैं कि जैसे कि कमजोर समूहों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, जो आर्टिकल कितना में है, तो 45 में है, आर्टिकल 45 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 45 में, जिसके आधार पे ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 103rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट में दिया गया है। ठीक है, सभी लोगों के लिए एक मानक नागरिक संहिता यानी सिविल कोड, इन्फॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया गया है। आर्टिकल 44 के अंदर सिविल कोड। कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना और वैज्ञानिक रूप से संगठित करना, यह भी दिया गया है, आर्टिकल 48 में दिया गया। कितना, आर्टिकल 48 में दिया गया है। और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 39A में दिया गया है। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा भी आर्टिकल 48A में दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल कहाँ पे है। और इसको ध्यान रखना है कि डीपीएसपी में ये समाजवादी सिद्धांत क्या है, गांधीवादी सिद्धांत क्या है, उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है, इसको भी कैटेगराइज करके आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको कैटेगराइज करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाजवादी सिद्धांत इसमें कौन से हैं, इसमें से कौन से गांधीयन कौन है और इसमें कौन से उदार बौद्धिक सिद्धांत है, यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण यानी कि गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल मतलब ये तो 14, आर्टिकल 14, 19 और 21, क्या आर्टिकल 14, 19, 21 को ये गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 14, 19 और 21, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इस तीनों अनुच्छेद में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है और एक कानून के शासन की अवधारणा को मजबूत करता है। ये तीनों अनुच्छेद सभी के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए देश की कानूनी प्रणाली की रीढ़ है और ये अधिकार नागरिक के जीवन के सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, और इसमें क्या है, तो इसमें टोटल 6 अधिकारों का जिक्र दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) से लेकर के F को हटा करके G तक दिया गया है।
अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र दिया गया है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का किस में दिया गया? आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21A में दिया गया है क्या? तो एजुकेशनल, जो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, राइट टू एजुकेशन के अंदर, कहाँ पे? आर्टिकल 21 में। इसको भी ध्यान रखा करें, ठीक है। हमने पहले वाले वीडियो में ये सब सारे बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फास्टली यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे जाकर वीडियो पहले देख सकते हैं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, यानी कि आइडियल गैस के रूप में कौन सी क्रिया कर सकती है? तो कब? तो ये उच्च तापमान रहेगा, जब उच्च तापमान और निम्न दबाव रहेगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि आमतौर पर एक वास्तविक गैस जो आइडियल गैस होता है उसमें उच्च तापमान, यदि तापमान उसका हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो क्या होगा? उसका गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उड़ेगा। और उसका कम दबाव रहेगा तो एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहेगा। इस स्थिति में एक आदर्श गैस की तरह ये व्यवहार करता है। उच्च तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। और अंतर आणविक बल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है, यानी कि वो वीक होता है, बहुत ही वीकेस्ट होता है। जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और अणुओं का आकार उनके बीच की रिक्त दिक्क स्थानों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो जाता है। गैस का आयतन इतना ज्यादा होता है कि अणुओं को द्रव्यमान बिंदु माना जा सकता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उनके बीच आकर्षण बल को नगण्य माना जाता है, यानी कि जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है, मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, जिस कारण से ये मोलिकुलर बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है? बहुत ही ये कम होता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना है। जब वास्तविक गैसें द्रव होने के कगार पे आती है तो उनकी आदर्शिता बढ़ती जाती है। जब और भी गैस होने लगता है, गैस से क्या होता है? कह रहा है कि वास्तविक गैसें जब द्रव होने के कगार पे आती है, यानी कि गैस जब लिक्विड में बनने लगते हैं, तब क्या होता है? उसकी आदर्शिता यानी कि आइडियलिटी क्या होती है? आदर्शता और भी अधिक होने लगती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमको मिलान करना है कि कौन से देश है और उसकी राजधानी कहाँ कहाँ है, इसको भी ध्यान रखना है। तो लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विनियस है। ऑप्शन ए लिथुआनिया का क्या हो जाएगा? विनियस हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। अल्बानिया का राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया का राजधानी तिराना है। अल्बानिया का राजधानी कहाँ? तिराना है। जबकि माली का राजधानी कहाँ है? बमाको है। और लिंचेस्टीन का राजधानी कहाँ? बांदूज है। लिंचेस्टीन का राजधानी कहाँ है? बांदूज है। तो ऐसे प्रमुख देशों की राजधानी आपसे कुछ भी एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीधे कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विनियस आपको ध्यान रखना है। और अल्बानिया कहाँ? तिराना, माली, बमाको। और लिंचेस्टीन कहाँ? बांदूज की इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करके, तो 2 3 4 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 1 4 है, 2 3 1 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रस यानी कि MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात की जा रही है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रस किसको अलग करता है? किसको अलग करता है? तो ये बृहत हिमालय यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है उसको लघु हिमालय से अलग करता है। दोनों के बीच में ये पाया जाता है, जिस कारण से ये दोनों को अलग करता है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रस यानी MBF क्या करता है? एक महान हिमालय को निम्न हिमालय से अलग करता है। हिमालय में कुछ और भ्रंश है, जैसे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि इसे MCT कहते हैं। और यह ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करता है। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलता है और हिमालय की 2200 किलोमीटर की सीमा पर फैला हुआ है। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय है और नीचे की ऊर्जा की रिहाई से यह भूकंप आ सकता है, यानी कि नीचे जब ऊर्जा यहाँ पे दिया जाएगा तब हो सकता है कि ऊपर हिमालय में भूकंप देखने को मिल सकता है। हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट की बात करते हैं तो हिमालय की तलहटी को भारत गंगा के मैदान से अलग करता है। इसे कभी कभी मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहा जाता है। इंडस सापू सटर जोन कहा जाता है। हिमालय को तिब्बत के पठार से ये अलग करता है क्या? तो ये इंडस सापू सटर जोन, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि किससे कौन सा अलग करता है। और भी हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो इसमें धौलाधर पर्वत श्रेणी है, जो कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीरबंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो धौलाधर और पीरबंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है कौन? ये कुल्लू घाटी, इसको याद रखना है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो हिमालय के सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी है और इसको ऑटर हिमालय भी कहा जाता है। किसको? शिवालिक को कहा जाता है, ठीक है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का जो भाग होता है क्या होता है? हिमालय के ऊपर से ये जो ट्रांस हिमालय यहाँ पे क्या है? ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर ये पीरपंजाल है, यानी कि काला जापी, इसको सजाने के लिए नाम याद रख सकते हैं, काला जापी, या इसको काला पिज्जा भी कर सकते हैं, काला पिज्जा, यहाँ से याद रख सकते हैं काला पिज्जा, ठीक है, काला
पिज्जा रख सकते हैं, जिसको आपको याद रहेगा। इसमें देख सकते हैं पहले क्या है तो काराकोरम, लद्दाख, फिर उसके बाद क्या है तो जास्कर और फिर पिरपंजाल। इसको सजाने के लिए ऊपर से नीचे आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ या फिर ऊपर से नीचे, वो आपको दिखाने के लिए पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये क्या है तो धौलाधर पर्वत श्रेणी है, और धौलाधर और पिरपंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में देख सकते हैं कि धौलाधर और पिरपंजाल श्रेणियों के बीच में क्या है तो यहीं पे लोकेटेड क्या है तो ये कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। कह रहा पिरपंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला ये लघु हिमालय में ही स्थित है। कहाँ पे पिरपंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला, कहाँ तो लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय में क्या है तो ये ऊपर का काराकोरम ये सब है, ठीक है। सूरज के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है तो इसमें 4.24 ईयर लगता है। सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे जो नजदीकी तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंटोरी है, और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब क्या लगता है तो 4.24 ईयर लगता है, यानी 4.24 साल लगता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं तो इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर ये होता है। और यदि इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2 जीरो कम जाएगा, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा इसमें 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 जीरो हटा देंगे तब। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह पृथ्वी से मित्र तारे यानी अल्फा सेंचुरी के बहुत तारामंडल का हिस्सा है। अल्फा सेंचुरी ए और बी पृथ्वी से करीब 4.35 प्रकाश वर्ष ये दूर है। इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बार इसको सही से याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से शामिल नहीं थे, कौन सा इसमें कह रहा है कौन सा शामिल थे, तो इसमें देख सकते हैं कि 9 रत्न में कौन कौन थे तो बेताल भट्ट थे, धनवंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, बराहमिहिर और वररुचि इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलान कर सकते हैं कि धनवंतरी हैं, छपनक हैं, और फिर क्या है घटकरपर है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, कालिदास नहीं है, और इसमें चरक भी नहीं है, तो आर्यभट्ट इसमें है। आर्यभट्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कालिदास है, सॉरी यहाँ पे कालिदास है, आर्यभट्ट तो नहीं होगा, ठीक है। छपनक है, कालिदास है, चरक कनिष्क के समय था, ठीक है, कनिष्क के समय, और ये आर्यभट्ट किसके समय तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 5, इसका सही ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण यानी कि पैलियोलिथिक उपकरण की खोज किया था, यानी ओल्ड स्टोन एज के समय उपकरण की खोज किया था, वह कौन थे तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट, और क्या थे जियोलॉजिस्ट के साथ साथ क्या थे आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। ये क्या थे ये पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, यानी कि ये प्लस बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट को यहाँ पे देख सकते हैं क्या किए थे तो एक अंग्रेज भूविज्ञानी 1863 में पलवरम चेन्नई में, कहाँ पे पलवरम चेन्नई में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, और ये औजार अब चेन्नई संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। इसलिए हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स के संयोजन को मद्रास स्टोन टूल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और इसको इनके ये खोज के लिए इन्हें कहा जाता है भारत के प्रागैतिहासिक के जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कौन है रॉबर्ट ब्रूस फुट है, और कब 1863 में पल्लवरम चेन्नई में, और ये हैंड एक्स की खोज किया था, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभांड यानी कि ऑकरे कलर्ड पॉटरी का नामकरण कहाँ हुआ था तो ये हस्तिनापुर में हुआ था, और हस्तिनापुर है कहाँ पे तो ये मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे मेरठ में है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ऑकरे कलर्ड पॉटरी, जिसे गेरुआ रंग का ये क्या था, ये घड़ा था, ये कब किया गया था तो ये
से लेके 1000 BC, 1000 BC के आसपास कहाँ पे, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये सब इसका विकास है जो देखने को मिला था। ये किसका, ऑकरे कलर्ड पॉटरी का, इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे, तो ये, और ये राजधानी किसकी थी, तो कुरु की राजधानी थी। कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, इसको भी ध्यान रखना है। कुरु की राजधानी कहाँ, हस्तिनापुर। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, हस्तिनापुर है, किरातपुर है, झिंझिना है, बड़गांव है, लाल किला, नोह, जखड़िया है, अतरंजी खेड़ा, सपई, राघनपुर, सिंगबेपुर, पेरियार, बिशौली, अहिछत्र, राजपुर सू और बहदराबाद, ये सब सारे क्या है जहाँ से ऑकरे कलर्ड पॉटरी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD, और ऐसे मॉडर्न इंडिया में PWD किसकी स्थापना किसने किया था, तो ये मॉडर्न इंडिया में आधुनिक काल में किसने, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना किया था, तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, तो जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को भारत में सिंचाई दृष्टिकोण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसके लिए, तो ये फादर ऑफ, ये कहा जाता है क्या, तो भारत के सिंचाई दृष्टिकोण के जनक। ठीक है, इसको याद रखना है कि सबसे पहले भारत में सिंचाई की व्यवस्था स्टार्ट करने वाला कौन था, ऐसे स्टार्ट करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। इसका जो ऊपर का जो राजा हुआ था, सुल्तान हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन पूरी तरह से नेटवर्क एक अपने समय में नहर के माध्यम से एक सबसे बड़ा नेटवर्क किसने बनाया था, इसको ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नेटवर्क किसने बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन भारत में सिंचाई दृष्टिकोण के जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नहर बनवाया था, नेटवर्क बनाया था। लेकिन सबसे पहली बार नहर ये गयासुद्दीन तुगलक ने, सबसे पहली बार, सबसे पहला नहर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, ये कौन, ये गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। विद्रोहियों के कारण तुगलक को बंगाल और अन्य क्षेत्रों को वास्तविक स्वायत्तता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दीवाने खैरात नामक एक ट्रस्ट की स्थापना भी किया था। दीवाने खैरात से धर्मार्थ कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। और दीवाने बंदगान, ये भी याद रखना है कि दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान की भी स्थापना किसने किया था, तो ये गुलामों के लिए, सबसे ज्यादा गुलाम जो स्लेव्स थे कहाँ पे थे, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थे। और इसी के देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगान एक संस्था का स्थापना किसने कराया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। और राजा फिरोज शाह तुगलक द्वारा विकसित धर्मार्थ कार्य विभिन्न कार्यों के विकास के लिए ये लोकप्रिय था। क्या, तो ये देख सकते हैं दीवाने खैरात। भारत में फिरोज शाह तुगलक को लोकप्रिय बनाने वाली उपलब्धियों में से एक वह थी कि जब उन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। जब ये भूकंप आया था जिस कारण से ढह गया था, और तो ये क्या किया था, कुतुब मीनार को मरम्मत कराया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिरोज शाह ने बड़े राज्य द्वारा लगाए गए जजिया कर को भी हटा दिया था, जिससे मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक बन गया था। उन्होंने विभिन्न करों को समाप्त कर दिया, जिससे भारत में विभिन्न समुदायों के लिए देश में छूट मिल गई थी। मध्य एशिया में फिरोज शाह द्वारा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां विकसित की गई, क्योंकि उसका अपना राज्य भारत में बसा हुआ था। ठीक है, तो तुगलक वंश का विकास राजा फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, इसको भी ध्यान रखना है। जिन्होंने इंडो इस्लामिक संरचना में वास्तुकला की शैली के साथ विकसित मकबरे को भी नामित किया था, जिसे एल आकार में विकसित किया गया था, एल आकार में। ठीक है, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ज्यादा से ज्यादा इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे, या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें कि जानते हैं कि सैनिकों के हुलिया और घोड़े को दागने का प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन खिलजी क्या था, तो ये तुर्काने चहलगानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जिसे समाप्त किया गया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये बलबन की बात कर रही है। बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था क्या, तो तुर्काने चहलगानी किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये बलबन के द्वारा। और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था तुर्काने चहलगानी, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, तो सैनिकों का हुलिया और घोड़ों को दागने का प्रथा स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी को निजाम खान की उपाधि से जाना जाता है, निजाम खान। ठीक है, निजाम खान। और क्या हुआ था, निजाम खान और 1504 में क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना किया था, आगरा शहर की स्थापना किया था।
ठीक है। और ये भी याद रखना कि सिकंदर लोदी ने रोक लगा दिया था किस पे, तो स्त्रियों को साधु संतों के मकबरे पे जाने पे रोक लगा दिया था, इसको भी ध्यान रखना है। मुस्लिम महिलाओं को रोक लगा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के बारे में दोनों कंसेप्ट क्लियर रख लीजिएगा, अच्छे से समझ विकसित हो गई होगी। ठीक है, आप कमेंट करके परेशान नहीं कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। 15 नंबर प्रश्न, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राव मालदेव था जो 1555 में हुमायूं के उत्तर भारत पर अधिकार करने के बाद राव मालदेव ने सूर साम्राज्य या मुगल साम्राज्य के साथ सहयोगी होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने उन्हें क्या कहा? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा था। किसको? तो ये मालदेव को। 1544 में उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ सुमेल की लड़ाई, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सुमेल की लड़ाई कब हुई थी, तो सुमेल की लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1544 में किसके बीच? तो ये शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में लड़ी गई थी, लेकिन वो राव मालदेव किससे हार गया था? तो शेरशाह सूरी से हार गया था। ठीक है। 1562 में वह मेड़ता और अजमेर से सम्राट अकबर से हार गया और अपने दो बेटों को इंपीरियल कोर्ट में बंधक के रूप में भेजने के लिए मजबूर हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं राव चंदा और चुंदर जी ने मारवाड़ राज्य की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है यहाँ पे कि मारवाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राव चंदा या चुंदर जी ने मारवाड़ राज्य की स्थापना किया। कहाँ पे? राजस्थान में। वह मुल्तान के सलीम शाह द्वारा युद्ध में मारा गया था। राव जोधा की बात करते हैं तो 1438 से 1489 के बीच, और ये रनमा के पुत्र थे और जोधपुर के पहले पूर्ण स्वतंत्र राजा बने थे। उन्होंने 1459 में आधुनिक शहर जोधपुर की स्थापना की और मेवाड़ के सिसोदिया, राणा कुंभा से मंडोर तक का पुनर्निर्माण किया। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना भी की थी। हो सकता है आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सिंपल प्रश्न, कि बीकानेर की स्थापना किसने किया? तो राव जोधा के पुत्र राव बीका ने। ठीक है, उन्हीं के नाम पे फिर बीकानेर शहर पड़ा जो कहाँ पे? राजस्थान में है। और फिर राव जोधा ने क्या किया? तो अपने नाम पे ही जोधपुर शहर की स्थापना किया, राव जोधा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं तीसरा बेटा रावचंद्र सेन क्या था? यह तीसरा बेटा था, लेकिन मालदेव ने उसे उत्तराधिकारी का नाम दिया था। उसने 1562 में अकबर के साथ मेड़ता की लड़ाई लड़ी थी। मेड़ता की लड़ाई किसके बीच? तो रावचंद्र सेन और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। कब? 1562 में। लेकिन मुगलों के साथ युद्ध में अपने क्षेत्रों को एक खो दिया और युद्ध हार गया था। लेकिन क्या हो रहा? यहाँ पे 1581 में पाली में अपनी मृत्यु तक अपना संघर्ष जारी रखा, जिसमें 1583 के बाद मुगल शासन को ये फिर बाद में इसको सौंप दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा। अबुल हसन ने। मुगल बादशाह जहांगीर के सपने को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। इस चित्र का नाम क्या रखा गया? तो जहांगीर का सपना इसको नाम रखा गया। इस चित्र को अबुल हसन ने 1618 से 1622 के बीच में इसको चित्रित किया था। इस चित्र में जहांगीर को गले लगाते हुए शाह अब्बास को दिखाया गया है। इस चित्र में जहांगीर को क्या कहा गया? विश्व विजेता के रूप में दिखाया गया है। और इस चित्र में एक शेर और भेड़ को भी दिखाया गया है। शेर पर जहांगीर और भेड़ पर शाह अब्बास खड़े हैं। अबुल हसन जहांगीर के दरबार के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्हें नादिर उल जमा कहा गया, जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। ठीक है, इस उपाधि से सम्मानित किया गया। अबुल हसन ने तुजुके जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए भी चित्र बनाया था। तुजुके जहांगीर के लिए मुख पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? तो ये अबुल हसन ने। बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। बात करते हैं उस्ताद मंसूर, तो ये भी किसके समय थे? तो ये भी जहांगीर के समय थे। दोनों जहांगीर के समय थे। ठीक है, दोनों जहांगीर के समय थे। और इसे क्या कहा गया? नादिर उल असर, नादिर उल उसर की उपाधि दी गई। नादिर उल उसर की उपाधि दिया गया। यानी उस समय के सबसे अधिक ये क्या थे? उस समय पेंटर अधिक इसको माना गया उस समय के। ठीक है, एक मिरेकल थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दसवंत, जबकि किसके समय? ये अकबर के दरबारी कवि थे, दरबारी चित्रकार थे अकबर के। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो किसने किया था? तो चालुक्यों ने किया था। चालुक्य ने। चालुक्य वंश की महिलाएं बहुत ही प्रभावशाली थी और प्रशासन के कामकाज में भी अत्यधिक शामिल रहती थी। समाज में महिलाओं की भूमिका अलग अलग थी और काफी हद तक उनकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा के स्तर पर निर्भर थी। समकालीन रिकॉर्ड इंगित करता है कि कुछ शाही महिलाएं भी प्रशासनिक और मार्शल मामलों में शामिल थी, जैसे कि राजकुमारी अक्का देवी जो राज जय सिंहा दो की बहन थी, जिन्होंने विद्रोही सामंतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया भी था। संगीत और वाद्य यंत्रों से संबंधित उस समय की कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे कि संगीता चूड़ामणि, संगीता समयसार और संगीता रत्नाकर भी इसमें शामिल है।
रिकॉर्ड्स ललित कलाओं में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन करते हैं, जैसे कि चालुक्य रानी चंडाल देवी और कलचुरी रानी शोवाला देवी का नृत्य और संगीत में कौशल, 12वीं शताब्दी के वीर शैव रहस्यवादी अक्का महादेवी सहित 30 वचना कवियों की रचनाएं जिनकी भक्ति आंदोलन के प्रति समर्पण अच्छी तरह से ज्ञात है। शिलालेख विधवापन की सार्वजनिक एक स्वीकृति पर जोर देता है, ठीक है, और जो दर्शाता है कि सती हालांकि स्वैच्छिक आधार पे थी, वहां पे कोई भी अपना सकता है सती प्रथा को, ठीक है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमने पल्लव चोल प्रतिहार के बारे में पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है, तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी, तो जानते हैं कि इसका 24 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की आखिरी बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन संविधान सभा के कितने, तो 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा होता है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। और ये कब आता है, भारत में 1946 में आता है। कब, 1946 में। और इसके 3 प्रमुख सदस्य थे, इसको भी ध्यान रखना, 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, तो इसको ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, इसके क्या थे, ये अध्यक्ष रहे। और क्या थे, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, और क्या थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इसमें 3 सदस्य थे और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें जॉन साइमन इसमें शामिल नहीं थे, ध्यान रखना है। इस दिन संविधान सभा का काम खत्म नहीं हुआ और यह 26 जनवरी 1950 तक भारत की अस्थायी संसद के तौर पर काम करती रही, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक का बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और ये कहां से थे, बिहार से थे, और बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है, किन्हें, सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये बंगाल से अलग होने के लिए कई आंदोलन भी चलाए थे। संविधान सभा की मांग सबसे पहले, ये कहां से, बंगाल से अलग होने के लिए, संविधान सभा की मांग सबसे पहले साल 1935 में कांग्रेस ने उठाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने साल 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। संविधान सभा के गठन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए थे। संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। कितने, 389 सदस्य थे, याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो इसमें टोटल 20 हो सकता है। किसका, इंडियन टेरिटरी का, कि भारत के संविधान के मुताबिक लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, 20 सदस्यों तक हो सकता है। लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इसमें देखिए पहले 552 था, 552 से 2 माइनस हो गया, किसका, तो एंग्लो इंडियन का सीट है जो इसमें कट गया, एंग्लो इंडियन का जो सीट रिजर्व था उसको काट दिया गया, हटा दिया गया, और फिर अभी कितने हैं, तो टोटल अभी 543 सीट है। अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 543 सीट अभी वर्तमान में है, जिसमें 545 था, उसमें 2 हटा करके एंग्लो इंडियन का कितना हो गया, 543 हो गया है, ठीक है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा क्या होता है, तो संसद का निचला सदन होता है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है, तो इसे लोअर हाउस कहा जाता है, या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है, और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले से विघटित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को लगने पर भी लोकसभा की विघटित किया जा सकता है, यानी कि लगेगा कि राष्ट्रपति भी विघटित कर सकता है, और अगर उन्हें लगता है कि किसी सरकार के त्यागपत्र या पतन के बाद कोई संभव सरकार आगे नहीं बन सकती, तो ये विघटन कर सकता है, किसका, लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें, 131 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के लिए कितना, 47, और अनुसूचित जाति कह रहा है एसटी के लिए 47, और एससी के लिए कितने हैं, तो 84 सीट है जो इसमें रिजर्व किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित करों यानी टैक्सेस में कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय मेलों पर कर। बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं, जानते हैं ग्राम पंचायत में कितने, टोटल 29 विषय का जिक्र किया गया है, 29 विषय, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत में कितने, 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज संस्थान कब आता है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया था, और यह ग्रामीण स्वशासीय निकाय है, यानी कि क्या है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फिर डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इसको लाया गया था। और इससे संबंधित समितियां बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में बनाई गई, अशोक मेहता समिति जिसने दिया क्या, तो 3 टियर दिया,
3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए जाते थे। अशोक मेहता समिति ने क्या किया, तो ये 2 टियर दिया था, 2 टियर रिकमेंड किया था। हनुमंत राव समिति 1983 में बनता है, जीवीके राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये सारे 1990 में बनाए गए, ये 1990 में। और ये हो सकता है आपसे पूछ दे कि इसमें हरलाल सिंह खर्रा समिति किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। बिक्री कर क्या है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि जो सेल टैक्स होता है किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। लैंड रेवेन्यू टैक्स यानी कि भू राजस्व दर भी किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायतें कई तरह के कर लगा सकती है, जैसे कि संपत्ति कर, प्रकाश कर यानी लाइट टैक्स, व्यवसाय कर, स्थानीय बाजारों पर कर, होल्डिंग कर, जल कर, स्वच्छता शुल्क, सेवा कर, टोल टैक्स, कृषि भूमि पर कर आदि ये सब लगा सकते हैं। ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार किसके, जो अधिनियम यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया है, उसी के प्रावधान के अंदर ये दिया गया है कि उसमें ग्राम पंचायत को किस किस विषय पे कर लगाने का अधिकार है। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के पास एक अपना क्या होता है, एक फंड होता है, कोष होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। जानते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन कब होता है, तो खलीफा को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति के बाद क्या होता है कि वहाँ पे फ्रांस और यूरोपीय कंट्री में क्या होता है कि उसको फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसा सम्मिलित एक बैठक होती है, और उसमें क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर होता है तुर्की में, उसको विघटन किया जाता है और उसके क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया जाता है यूरोपीय देशों के द्वारा, जिस कारण से क्या होता है, और खलीफा के जो पोस्ट होता है उसको कमजोर करने की है जो कोशिश की जाती है, जिस कारण से खलीफा क्या है कि पूरे मुस्लिम देशों का एक क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है, जिसको खत्म करने के कारण ये सारे मुस्लिम एक हो जाते हैं सारे देशों के। उसमें भारत में भी ऐसा मुहिम चलाया जाता है कि उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए, खलीफा के पावर को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे पूरे देश में आंदोलन की जाती है। वैसा ही उसका नाम क्या दिया जाता है, खिलाफत आंदोलन। और इसके जो मोहम्मद अली ब्रदर्स थे, वो क्या करते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली इसका नेतृत्व कर रहे थे भारत में। 1919 में क्या होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को क्या होता है कि महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बनते हैं, कौन, ये 24 नवंबर 1919 को कौन बनते हैं, तो ये महात्मा गांधी बनते हैं। फरवरी 1920 की बात करते हैं तो खिलाफत समिति का एक दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने गया था। उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। मई 1920 में सेवरीज की संधि से तुर्की का विभाजन किया गया। सेवरीज की संधि आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा संधि था, ये सेवरीज की संधि, जिसके कारण तुर्की का विभाजन किया गया, ऑटोमन एम्पायर का डिवाइड किया गया था। कब, मई 1920 में। जून 1920 में खिलाफत समिति का इलाहाबाद अधिवेशन होता है और यहीं पर सरकारी स्कूल और न्यायालय का बहिष्कार शुरू कर दिया जाता है। और इस अधिवेशन के बाद से इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्णतया महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं तो उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक फंड जारी किया जाता है, जो बहुत सारे 1 करोड़ से अधिक फंड का कलेक्शन करते हैं फंड, यानी इसमें महिलाओं ने भी अपने ज्वेलरी बेच करके इसमें योगदान दिया था। 31 अगस्त 1920 की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है और वर्ष 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिस कारण से पूरे भारत में खलीफा जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि अब खलीफा रहा नहीं तो खिलाफत आंदोलन किसके लिए चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसा है जो किया था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। जानते हैं कि पीतल को क्या बोलते हैं, इसको ब्रास बोलते हैं, ब्रास। और ब्रास किसका बना होता है, ये कॉपर और प्लस किसका, जिंक का बना होता है। इसको जानते हैं कि पिताजी से भी कोड रख सकते हैं कि पिताजी किसका, तो तांबा और जिंक का बना होता है पिताजी। ठीक है, पिताजी इसका तांबा और जिंक का बना होता है। और कॉपर की बात करते हैं, कॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि खेतड़ी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है और किसके लिए, तो तांबे का उत्पादन इसमें तांबे यहाँ पे बनाए जाते थे, तांबा।
तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले का ये कस्बा है और खेतड़ी अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। क्योंकि बालाघाट पूछा गया बिहार दरोगा में कि बालाघाट कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछा है खेतड़ी कहाँ पे है, खेतड़ी माइंस तो इसका आंसर राजस्थान है। और बालाघाट कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। तांबे के प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक बालाघाट भी है, जहाँ पे ये मालंज खंड कॉपर माइन है। यह भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार है, याद रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कॉपर माइन भी है। ठीक है, सिंहभूम झारखंड में है, जो तांबे के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में से एक सिंहभूम, जो कहाँ पे, झारखंड में कॉपर बेल्ट है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद है। ठीक है, भारत में तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड स्थान आता है। दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश क्या है, तो चिली है, चिली। इसके बाद अमेरिका और पेरू है, अमेरिका और पेरू कॉपर के प्रोडक्शन में है, तो चिली पहला, दूसरा अमेरिका और तीसरा पेरू, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनारस, आगरा और लखनऊ हो जाएगा। जो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बनारस, आगरा और लखनऊ के क्षेत्र तांबे और पित्तल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, वहां ऐसे आर्टिकल्स बनाए जाते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये इसका आंसर रेहाना तैयब जी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेहाना तैयब जी। जानते हैं कि 1882 में लिखा जाता है कौन, ये आनंद मठ लिखा जाता है, आनंद मठ, आनंद मठ लिखा जाता है। आनंद मठ किसने के द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया ये वंदे मातरम, यहाँ पढ़ सकते हैं। ये देश का राष्ट्रीय गीत तैयार करने वाले कौन थे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय थे, जिनका निधन कब होता है, 1894 में होता है। और ये लिखे हैं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, ये इन्होंने लिखा था। और इसको पहले जो गाया था किसने, कांग्रेस अधिवेशन में, तो वंदे मातरम गाया गया था किसके द्वारा, तो रेहाना तैयब जी के द्वारा गाया गया था। इसको ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था, अर्धसैनिक बल था किसका, तो ये हैदराबाद का था निजाम का, ये रजाकार होते थे। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान आसफ जाह 7 के शासनकाल में रजाकार क्या था, एक अर्धसैनिक बल था। और रजाकार क्या होता था, रजाकारों को मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बनाया था। AIMIM आज के जानते हैं कि ये पूर्ववर्ती संगठन है और अभी ओवैसी इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। रजाकारों का मकसद क्या था कि हैदराबाद को मुस्लिम देश बनाना, और रजाकारों ने हैदराबाद के विलय को भारत में रोकने की कोशिश भी की थी। रजाकारों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, जैसे कि हत्या, बलात्कार और घर खेतों को लूटा गया था इसके द्वारा। रजाकारों ने हैदराबाद के गांव-गांव में आतंक मचाया और जजिया वसूला था। रजाकार के आतंक से हजारों हिंदू राज्य से भाग गए और शरणार्थियों के रूप में दूसरे राज्यों में चले गए थे। यहाँ जानते हैं कि कासिम रजवी को जेल में बंद किया गया और फिर पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी गई थी। और रजाकारों के खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद को फिर भारत में मिलाया था। रजाकारों की विरासत भारतीय इतिहास में एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। यहाँ पे देख सकते हैं कासिम रिजवी के जो स्टेटमेंट है कि इफ इंडिया एवर अटैक्ड हैदराबाद इट वुड फाइंड नथिंग व्हाट द बोन्स एंड द एसेज ऑफ 1.5 करोड़ ऑफ हिंदूज। यहाँ पे कह रहा है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट था किसका, AIMIM का। ठीक है, कह रहा है कि यदि इंडिया अटैक करता है हैदराबाद पे तो वो कुछ नहीं उसको मिलेगा, लेकिन उसको क्या मिलेगा, तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं का 1.5 करोड़ ऑफ हिंदू, ठीक है, इसको मिलेगा उसका हड्डी और मांस उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका राख मिल जाएगा। इस तरह से स्टेटमेंट दिया था किसने, कासिम रिजवी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था, तो इसका आंसर बक्सर की लड़ाई होता है। बक्सर की लड़ाई जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, ये कई बार हमने इसको बताया है, तो यहाँ पे बताना बार बार सही नहीं होगा, आप उसे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है। कह रहा है कि साबुन से ग्रीस को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका आंसर पाइसीकरण हो जाएगा। पाइसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। पाइसीकरण 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय यानी कि जो इमिक्सिबल होता है, जो मिक्स ना हो, तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। खाद्य अनुप्रयोगों में इन 2 तरल पदार्थों में आमतौर पर एक कार्बनिक यानी कि तेल चरण और एक जलीय पानी चरण होता है, जो एक खाद्य ग्रेड पाइसीकरण यानी सनफेक्टेंट के रूप में के अतिरिक्त स्थिर होता है। सबसे सामान्य इमल्सन क्या होता है, तो तेल में पानी यानी कि ऑयल इन वाटर, ये सबसे
है जो समान इमल्सन होता है। खाद्य इमल्सन के उदाहरण में मेयोनीज जानते हैं, सॉस, आइसक्रीम और दूध ये शामिल है खाद्य इमल्सन के रूप में। पानी में तेल प्रकार के इमल्सन क्या है, तो इसको खाद्य अनुप्रयोग में कम आम है। सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, तो इसमें मक्खन है जो दूध वसा में फैले पानी का एक पायस है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी ऊर्जा, तो ये गामा रेज की, गामा किरणों की। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से दिखाया गया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है और इस तरह से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। इधर क्या है, तो इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, क्या, तो इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है और इधर क्या है, एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गामा रेज का सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी किसका है, गामा रेज का। और जिसका मैक्सिमम एनर्जी रहेगा उसका क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। कब से सबसे कम रहेगा, ठीक है, तो इसका गामा सबसे कम वेवलेंथ होगा और मैक्सिमम एनर्जी होगा। उसके बाद एक्सरे रहेगा, फिर अल्ट्रावायलेट, इसके बाद विजुअल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा क्या रहेगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ रहेगा सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का, इसको याद रखना है। यहाँ पे विजुअल लाइट का पूछा गया है कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है विजुअल लाइट का, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका होता है 400 नैनोमीटर के बीच में 400 और 700 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है, विजुअल लाइट होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से आपको ध्यान से कोडिंग करके ध्यान रखना है, कैसे वेवलेंथ बढ़ता है, कैसे एनर्जी बढ़ता है, कौन पहले स्थान पे आता है, कौन अंतिम स्थान पे आता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पानी में फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। क्या हो कह रहा है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। शरीर के कठोर और कोमल ऊतकों में फ्लोराइड का निर्माण फ्लोरोसिस नामक विनाशकारी स्थिति का एक कारण बनता है और यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो पीने के पानी, भोजन और औद्योगिक प्रदूषण में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन से क्या होता है, दांत और हड्डियां प्रभावित होती है जो अक्सर पीने के पानी से में पाया जाता है। डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी प्रमुख स्वास्थ्य स्थितियां भी इसके कारण उत्पन्न होती है। और फ्लोराइड के संपर्क में आने से कंकाल के प्रभाव की तुलना में बहुत पहले लोगों में दंत प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी दांत कमजोर होना स्टार्ट होता है। जिन बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस होता है वे दांतों के मालिन्यकरण और विकृति का अनुभव देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या है, एक सूक्ष्म तत्व होता है और इसकी सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन 0.04 मोल प्रतिशत होती है और यह तंत्रिका आवेगों के संचालन में सहायता प्रदान करता है। यह शरीर की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है। जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होता है और एक क्या होता है, इसका संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है। ठीक है, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है, तो किसके सहयोग से लड़ता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनी सिस्टम से लड़ता है, इम्यूनो सिस्टम से ये लड़ता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। और शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है और इसमें सहयोग क्या करता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो 12 से 20 दिन इसका लाइफ स्पान होता है। कितना, 12 से 20 दिन इसका लाइफ स्पान होता है, यानी कि जीवन काल कितना होता है, ये जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। जबकि रेड ब्लड का सेल्स का कितना होता है, तो उसका 120 दिन होता है। आरबीसी का कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और यही डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे आक्रमणकारियों से लड़ती है और संक्रमण से लड़ने के दौरान शरीर ज्यादा सफेद रक्त कोशिकाएं बनाता है। ये कोशिकाएं हड्डी के अंदर बोन मैरो में बनती है और पूरे शरीर में लसिका तंत्र के जरिए ये घूमते रहते हैं। कहाँ पे इसका निर्माण होता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ये विशेष प्रोटीन शरीर के आक्रमणकारी से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट नाम की कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है जब शरीर पहली बार किसी एंटीजन से मिलता है। ये वह रोगाणु और उसे लड़ने के तरीके के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है, उस पर अटैक करता है और फिर ये प्रतिरक्षा देता है उससे शरीर को। लसिका तंत्र की बात करते हैं, लिम्फ नोड की बात करते हैं तो ये गांठ क्या करता है, गांठ ग्रंथियों और वाहिकाओं का एक जाल होता है। यह पूरे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने के लिए भेजता है कि आप उसे जाकर फाइट करें और बैक्टीरिया और फंगस को शरीर पे हावी ना होने दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
साइनाइड विषाक्तता यानी साइनाइड पॉइजनस के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि क्या होता है इसमें कि इसमें कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है यानी हृदय धड़कना बंद हो जाता है। कह रहा है कि यह क्योंकि इसमें क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया रोक देती है। और साइनाइड विषाक्तता के मामले में व्यक्ति को एक्सपोजर के स्रोत से हटा दिया जाना चाहिए कि और कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। उपचार में सहायक देखभाल और व्यक्ति को 100% ऑक्सीजन देना इसमें शामिल है, क्योंकि इसका सांस रुक जाता है, उसको सांस देने की अधिकता होती है। हाइड्रोक्सोक्वालोमिन यानी विटामिन B12A और सोडियम थायोसल्फेट भी इसमें दिया जा सकता है। साइनाइड का स्तर होता है 0.5 से लेकर 1 mg पर लीटर हल्का, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से गंभीर, और 3 mg पर लीटर से अधिक होने पर आमतौर पर ये मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये अमाउंट ऑफ टेकिंग है, कितना आप लेते हैं उसके अनुसार। यदि आप कम लेते हैं, इतना लेते हैं, तो क्या होता है इसमें हल्का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यदि 3 mg पर लीटर से अधिक लेते हैं तो क्या होता है, ये मृत्यु हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से साइनाइड का इस्तेमाल सामूहिक आत्महत्या और नाजियों के द्वारा नरसंहार के लिए किया गया था। इसमें जानते हैं कि आतंकवादियों उग्रवादियों के द्वारा क्या होता है, ये साइनाइड का लॉकेट यहाँ पे पहना होता है, और जब उसको पुलिस देखता है कि पुलिस से बचने का कोई उपाय नहीं है तो वो इसको चाट लेता है, जिस कारण से ये जल्दी से इसका धड़कन रुक जाता है और ये तुरंत ही सेकंडों में मौत हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप देख लिए। अब हम 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। कहते हैं एंडोस्पर्म। अधिकांश एंजियोस्पर्म के बीजों में एंडोस्पर्म होता है जो भ्रूण को पोषण देता है। क्या करता है, ये भ्रूण को ही पोषण देता है, और यह एक ऊतक है, टिश्यू है जो बीज के अंदर होता है। कहाँ पे, बीज के अंदर होता है, यानी कि बीज है तो उसी के अंदर में ये होता है, और ये पूरे बीज को ये पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और भ्रूण को चारों तरफ से ये घेरे रहता है। एंडोस्पर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड भी इसमें मौजूद होता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, तो भ्रूण की सुरक्षा करता है। यह बीज के अंकुरन और निषेचन के दौरान एक बाधा के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यह भ्रूण की वृद्धि दर को नियंत्रित करता है। यह मातृ पौधे से भ्रूण तक पोषक तत्वों के प्रवाह को भी नियंत्रित करता है कि कितना ये पेरेंट सेल से एक ये बेबी जो बच्चा हो रहा है, जो पौधा पनपने जा रहा है, उसको कितना पोषक तत्व की देना है उसको भी नियंत्रित करता है। यह जीन छापने के लिए एक साइट के रूप में काम करता है, और यह आनुवांशिक रूप से बेमेल माता पिता द्वारा उत्पन्न बीजों को नष्ट करता है। और इसे कई प्रकार है कि एंजियोस्पर्म में 3 तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल होते हैं। न्यूक्लियर प्रकार का एंडोस्पर्म सबसे आम होता है। कॉफी जैसे कुछ पौधों में क्या होता है, एंडोस्पर्म विकसित नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉफी जैसे कुछ पौधों में एंडोस्पर्म विकसित नहीं होता है। इनमें पेरिस्पर्म नाम का एक पोषक तत्व होता है। क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है, पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म होता है किसमें, कॉफी में। इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल होता है, तो इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री यानी मीटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस कोशिका विभाजन दोनों इसमें होता है। किसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपके बुक में यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए कि समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दोनों इसमें शामिल होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समसूत्री कोशिका विभाजन के प्रक्रिया के कारण होता है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया होता है जिसमें जनक कोशिका यानी कि जो पेरेंट सेल होता है विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक नई संतान कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन को पुनः समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में वर्गीकृत किया जा सकता है। समसूत्री विभाजन कोशिका चक्र का वह भाग है जिसमें नवनिर्मित डीएनए बनने वाली नई कोशिकाओं में समान रूप से ये विभाजन होता है। अतः समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, इसको समकरणीय कोशिका यानी कि इक्वल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसमें जनक में गुणसूत्रों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है, तो आधी हो जाती है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, ये युग्मक निर्माण में होती है, यानी कि जो जाइगोट का निर्माण करता है, और अतः इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से नई कोशिकाएं बनती है। अतः यह क्षतिग्रस्त ऊतकों को नई कोशिकाओं में परिवर्तन के साथ साथ उनके पुनर्निर्माण में भी सहायक होते हैं। यहाँ पे एक बार इसको करेक्ट कर सकते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों का इसमें रोल होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका किसका, तो समसूत्री कोशिका विभाजन का ही मुख्य रूप से इसका रोल होता है। ठीक है, कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो ये उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन इसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। इसका दिया था किसने, हुगो डी ब्रिज ने इसको कंसेप्ट दिया था। हुगो डी ब्रिज ने ये कंसेप्ट दिया था म्यूटेशन का। क्या होता है कि डीएनए का, जब ये डीएनए स्ट्रक्चर है,
ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर है, इसमें कभी कभी क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि इसमें डीएनए का जो क्रोमोजोम है उसका डुप्लीकेट बन जाता है या उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने के कारण ही एक जीव से उत्पत्ति होते हुए दूसरा जीव बन जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मेल में, जैसे कि मेल के द्वारा एक्स वाई और फीमेल के द्वारा एक्स एक्स देकर के क्या बनता है, एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स या एक्स वाई यानी कि बेटा या बेटी पैदा होता है, लेकिन ये दोनों के द्वारा जीन दिया गया, जिस कारण से क्या होता है कि म्यूटेशन भी बन जाता है, म्यूटेशन होता है जिस कारण से डीएनए आधा इसका आधा उसका, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है, जब बच्चा बनता है, जो बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है, माता और पिता से कुछ गुण उसमें असमान भी होते हैं, ठीक है। जीवों में विविधता के कई कारण हैं, जैसे कि डीएनए में बदलाव होना, कि डीएनए के जीन में बदलाव या उत्परिवर्तन के कारण जीवों के व्यवहार में बदलाव होता है और वे विकसित होते हैं। यौन प्रजनन और जीन प्रवाह, यौन प्रजनन और जीन प्रवाह के दौरान होने वाली आनुवांशिक विविधता भी जीवों में विविधता का कारण बनती है। अनुकूलन की बात करते हैं तो जीव अपने शरीर और व्यवहार को अपने प्राकृतिक वातावरण के मुताबिक बदलते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। प्रजातियां, अनुवांशिक और पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता, जैसे जैव विविधता को 3 स्तर में बांटा गया है, प्रजातियां, अनुवांशिक और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ये स्तर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक स्तर पर होने वाले बदलाव से दूसरे स्तरों में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैव विविधता को कई मानवीय गतिविधियां खतरे में डाल रही है, जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, आवासीय विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जिस कारण से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इन्वायरमेंट का भी नुकसान देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका ये निभाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों कोशिकांग क्या, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में, संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है, राइबोसोम करता है, इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे, तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोमल RNA और प्रोटीन का बना होता है कौन, ये राइबोसोम। इसको ध्यान रखना है, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है क्या, राइबोसोम। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में ये पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त हो सकते हैं या खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ सकता है। जो ये क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है, ठीक है। इसमें किसमें ये जुड़ता है, तो ये खुरदरे यानी कि रफ वाले में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कौन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम इसमें जुड़ सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ER एक बड़ा कोशिका फैला हुआ है, अंग है, यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ एक अंग है, यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। यह परस्पर जुड़ी नालिकाओं और चादरों की एक श्रृंखला से बना होता है। इसमें खुरदरे और चिकने क्षेत्र होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ER प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड का जो ये लिपिड का क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड चप अपचय और जेनोबायोटिक्स के विषहरण जैसे काम करते हैं। खासतौर पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से भरा होता है, उन्हें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह देता है कौन, ये राइबोसोम को जगह देता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो कौन सा, तो ये प्रोटीन का अमीनो एसिड में विघटन हो जाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड में विघटन हो जाना जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले प्रक्रिया पाचन का, ये पाचन प्रक्रिया का प्रक्रिया है, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया जीवित प्रणालियों के शरीर में पाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोटीन का पाचन इस प्रकार होता है कि पेट से शुरू होता है। कहाँ से, प्रोटीन का पाचन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कहाँ से, ये पेट से स्टार्ट होता है। जबकि हमारे खाने जो खाते हैं उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुख से यानी मुंह से स्टार्ट होता है। जहाँ ये कह रहा है प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है, जहाँ अम्लीय वातावरण प्रोटीन को विकृत करता है और छोटे पेप्टाइड्स में ये क्या करता है, तोड़ देता है। प्रोटीन का ज्यादातर पाचन किस में होता है, तो छोटी आंत में ज्यादातर पाचन होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले कहाँ होता है, तो पेट में होता है। सबसे पूरी तरह से पाचन कहाँ, तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन को तोड़ने वाले मुख्य एंजाइम पेट में स्रावित पेप्सिन और अग्नाशय से स्रावित ट्रिप्सिन, ठीक है। याद रखना है कि पेट से क्या होता है, ये पेप्सिन स्रावित होता है और अग्नाशय यानी पैनक्रियास से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये इसमें रिलीज किया जाता है अग्नाशय से। छोटी आंत में अवशोषित हो जाने के बाद अमीनो एसिड रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं और अब कोशिकाएं अमीनो एसिड का इस्तेमाल शरीर में जरूरी दूसरे प्रोटीन बनाने के लिए भी करती है।
अमीनो एसिड शरीर के सभी कार्यों के लिए जरूरी होते हैं और इनमें प्रोटीन संश्लेषण, ऊतक मरम्मत और पोषक तत्व अवशोषण भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है। तो इसका क्या होता है, यह अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, या रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तेज कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया की दर को बढ़ाना ही होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा मेंस में कि क्या करना होता है, तो बढ़ाना ही होता है। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, तो तेज करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए संक्रियन ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, उत्प्रेरक अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए शामिल संक्रमण अवस्था की संक्रियन ऊर्जा को कम करता है और उत्प्रेरक प्रक्रिया में खपत या परिवर्तन के बिना रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, गति प्रदान करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन क्रिया की गति को यह प्रभावित करता है। उत्प्रेरकों को उनकी भौतिक अवस्था, रासायनिक प्रकृति या उनके द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि उत्प्रेरक गैस, तरल या ठोस इसमें हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में यानी केमिकल वेपन्स के रूप में प्रयोग किया गया था। तो किसका, मस्टर्ड गैस का। याद रखना है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। मस्टर्ड गैस को क्या कहते हैं, तो इसको विष कहा जाता है, यानी 2-क्लोरो-इथाइल कहा जाता है, 2-क्लोरो-इथाइल सल्फाइड कहा जाता है। इसका केमिकल नेम याद रखना है। ठीक है, मस्टर्ड गैस का 2-क्लोरो-इथाइल सल्फाइड। यह एक तैलीय तरल होता है यानी कि लिक्विड के रूप में रहता है, जिसका रंग सरसों जैसा होता है और इसकी गंध होता है क्या, तो लहसुन या सहजन जैसा इसका गंध होता है। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मनी ने 12 जुलाई 1917 को एंग्लो फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ में किया था। किसने, जर्मनी ने स्टार्ट किया था। मस्टर्ड गैस के संपर्क में आने के 24 घंटे बाद इसके प्रभाव दिखने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, त्वचा लाल हो जाती है, फफोले निकलते हैं और त्वचा छिलके की तरह है जो उतरना स्टार्ट हो जाता है। अगर यह फेफड़ों तक पहुंच जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। मस्टर्ड गैस को तो खाने के गोले, हवाई बम, रॉकेट या विमान से भी छिड़का जा सकता है। और मस्टर्ड गैस से जुड़े शोध के नतीजे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी दवाओं के विकास में भी मददगार रहे हैं। मस्टर्ड गैस से जुड़े कुछ रसायन जैसे कि सल्फर मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड आज भी कैंसर कीमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड गैस से जुड़े रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 1993 में, कब, 1993 में रासायनिक हथियार सम्मेलन हुआ था। रासायनिक हथियार सम्मेलन कब होता है, 1993 में, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। शुष्क करने वाले कारक का उपयोग कार्बनिक यौगिक से पानी को हटाने के लिए किया जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक से पानी को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। अमोनिया गैस जिसको NH3 होता है, अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। और जब चूना पत्थर यानी CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड देता है। जानते हैं यहाँ पे CaCO3 को गर्म करने पे CaO + CO2 में टूट जाता है। इसे बिना बुझाया हुआ चूना, जिसे बिना बुझाया हुआ चूने के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। इसका उपयोग इसमें सीमेंट में, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। देख सकते हैं रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बाइड का क्या होता है, CaC2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, और जब से इस जिप्सम के द्वारा ही इसको क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे शरीर के में हड्डियों का टूट जाने के बाद मरम्मत करने के लिए प्लास्टर किया जाता है और इसी को सेमी हाइड्रेट करके बनाया जाता है। सही CaSO4, ठीक है, CaSO4 ½ H2O सेमी हाइड्रेट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है, तो ये बॉक्सिंग में लागू होता है, बॉक्सिंग खेल पे लागू होता है। खेलों से संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियां भी देख लेते हैं, जैसे कि आगा खान कप किससे है, ये राष्ट्रीय स्तर के है। आगा खान कप हॉकी, वाना बेल्ले कप किसका, टेबल टेनिस। बंटन कप पूछा गया क्वेश्चन, तो ये हॉकी। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी। बंदवान ट्रॉफी ये किसमें, तो वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन जिसे बोलते हैं, ये बंदवान ट्रॉफी। DCM ट्रॉफी कहाँ, फुटबॉल। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी। DVC राय ट्रॉफी फुटबॉल। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, अभी दिलीप ट्रॉफी चल रही है।
डुरंड कप फुटबॉल, एजरा कप पोलो। एजरा कप पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना एजरा कप किससे संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है, पोलो से। अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियां देख सकते हैं, कप और ट्रॉफियां क्या है, तो नेहरू ट्रॉफी जो हॉकी में होता है, नेहरू ट्रॉफी। अमेरिकन कप याच रेसिंग। एसएच कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो क्रिकेट टेस्ट सीरीज होती है तो उसे कहा जाता है एसएच कप। अजलान शाह ये हॉकी से संबंधित है। यूएस मास्टर्स गोल्फ से संबंधित है, मास्टर्स यूएस मास्टर गोल्फ। होपमैन कप लॉन टेनिस। कोलंबो कप ट्रॉफी फुटबॉल। डेविस कप लॉन टेनिस, डेविस कप लॉन टेनिस। किंग्स कप रेस एयर रेस जो इंग्लैंड में किया जाता है। मर्डेका कप पूछ सकता है फुटबॉल में जो एशिया में खेला जाता है, मर्डेका कप। थॉमस कप वर्ल्ड बैडमिंटन पुरुष का होता है, जबकि उबेर कप होता है ये वर्ल्ड बैडमिंटन होता है जो महिलाओं के लिए किया जाता है। कौन, उबेर कप महिला बैडमिंटन, और पुरुष बैडमिंटन विश्व में थॉमस कप। ये दोनों को याद रखना है डिफरेंस का। ये हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाइज करके पूछ सकता है और स्टेटमेंट को उलट करके भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चापेकर बंधुओं ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ किया था, तो ये पुणे में किया था। कहाँ पे, पुणे में किया था। भारतीय क्रांतिकारी चापेकर बंधु ने व्यायाम मंडल की स्थापना किया था। चापेकर बंधुओं ने, जैसे कि दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर इसमें शामिल थे। ये तीनों भाई देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिए। और कब, 1897 में मुंबई के क्षेत्रों में क्या होता है, ये मुंबई गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लेग की बीमारी फैलती है, जिस कारण से प्लेग के अधिकारी होते हैं रैंड और अर्नेस्ट की हत्या कर देते हैं 1897 में तीनों भाई मिलकर, जिस कारण से क्या होता है कि इनको है जो उस तरह से सजा दिया जाता है। ठीक है, फांसी की सजा दी जाती है। और ये ध्यान रखना है कि चापेकर बंधु के जो ये कृत्य किया गया था, काम किया गया था, जिसका सराहना किया गया था किसके द्वारा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सराहना किया गया था, जिस कारण से बाल गंगाधर तिलक पे भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें जेल में भेज दिया गया था। इसके अलावा जानते हैं कि अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना साल 1914 में श्री अनंत वैद्य और श्री अंबादास वैद्य ने किया था। इस मंडल की गतिविधियों से महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेता जुड़े हुए थे। इन नेताओं के समर्थन से शारीरिक शिक्षा के मुद्दे को देश में लोकप्रियता मिली थी। जब इसमें महात्मा गांधी जुड़े हुए थे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान रखना है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, और इसमें हनुमान जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कब बना थे, ये 1914 में इसकी स्थापना की जाती है। इसको भी ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था, तो द प्रिंस किसने लिखा, मैकियावेली ने लिखा। मैकियावेली ने क्या लिखा, ये मैकियावेली ने लिखा है, द प्रिंस लिखा है। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है दो लोगों को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसको, एक तो चाणक्य हो गए, ठीक है, एक चाणक्य हो गए, और दूसरा क्या हो गए, यूरोपियन ने कहा था किसको, यूरोपियन ने भारत का मैकियावेली भी कहा था किसको, नाना फडणवीस को, जो कहा थे, महाराष्ट्र में थे, नाना फडणवीस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये लुई फिशर कौन थे, ये महात्मा गांधी के ऊपर से ये किताब भी लिखे थे। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर किताब लिखे थे, द थ्योरी ऑफ, ये महात्मा गांधी के बुक लिखा थे, लुई फिशर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बहुत सारी किताब है उसके बारे में देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। चरक संहिता चरक, लीलावती भास्कर द्वितीय, हर्षचरित कादम्बरी नागानंद, ये किसके, सॉरी यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा। किसने, बाणभट्ट ने। जबकि नागानंद और रत्नावली किसने लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा। गाथा सप्तशती किसने लिखा, हाल ने लिखा। अष्टाध्यायी लिखा किसने, पाणिनि ने। महाभाष्य लिखा पतंजलि। नैषध चरित्र किसने लिखा, श्री हर्षा ने। मृच्छ कटिका सुद्रक ने लिखा। गीत गोविंद जयदेव। नवरत्न वीरसेन ने लिखा, नवरत्न। मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी कलहन, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा। प्रश्न उत्तर मालिका किसने लिखा, अमोघ वर्ष ने लिखा। अमोघ वर्ष नृपतुंग ने लिखा। स्वप्न बास बदतम लिखा किसने, भास ने लिखा। बुद्ध चरितम अश्वघोष। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, जिस कारण से भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का जनक कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम उर्वशीयम रघुवंशम किसके द्वारा, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। अमर कोश लिखा गया अमर सिंह। पंच सिद्धांत का और बृहत संहिता का ये बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। पंच सिद्धांति का और बृहत संहिता किसके द्वारा, बराह मिहिर के द्वारा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिसार किसने लिखा है, तो कमंदक ने लिखा। नीतिसार यहाँ पे देख सकते हैं, नीतिसार है।
किसने लिखा? कमंदक ने। एहोल प्रशस्ति किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। जबकि इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरीश ने लिखा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? किसके लिए? तो मुक्केबाजी के लिए। मुक्केबाजी के लिए। और भी जैसे प्रमुख ट्रॉफी है, किस खेल से संबंधित है और इसका स्थापना कब होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डेविस कप किससे? टेनिस से। और इसकी स्थापना कब होती है? ये पुरुष टेनिस से है और 1900 में इसकी स्थापना होती है। बिली जीन कप टेनिस महिला से संबंधित है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। बिटमैन कप टेनिस महिला का है और 1923 में इसकी स्थापना की जाती है। बिटमैन कप पिछली बार 1989 में खेला गया था। मर्डेका कप किससे? फुटबॉल से संबंधित है और 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। राइडर कप ये गोल्फ पुरुष से संबंधित है और 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, सॉलिम कप गोल्फ महिला का है और ये 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। वॉकर कप किसे है? तो ये गोल्फ से संबंधित है और 1922 में इसकी स्थापना की जाती है। थॉमस कप की बात करते हैं तो बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है और 1949 में इसकी स्थापना की जाती है। उबेर कप ये बैडमिंटन महिला से संबंधित है और 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। सुधीर रमन कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, 1989 में इसकी स्थापना होती है। और बोलात तुरेली खनोब कप ये कुश्ती से संबंधित है, 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। स्वाइथलिंग कप ये पूछा गया, स्वाइथलिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है और इसकी स्थापना 1926 में की जाती है। कार्विलोन कप टेबल टेनिस महिला से संबंधित है, 1933 में इसकी स्थापना की जाती है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं को स्वाइथलिंग कप और कार्विलोन कप से सम्मानित किया जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप यह हॉकी पुरुष से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये किससे? ये भूमिगत जल से संबंधित है। इस तरह से लैपियाज इस तरह से बनाए जाते हैं जो कास्ट क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, यानी कि कास्ट घाटी में बनाए जाते हैं। और ये किसका बना होता है? ये चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का बना होता है, जिसमें तेज शिखर, गड्ढों और लकीर इसमें शामिल होते हैं। जब पानी अन्य कठोर चट्टानों के साथ चूना पत्थर वाली सतह पर बहता है तो लैपियाज ये बन जाता है। ठीक है, चूना पत्थर एक नरम चट्टान है जो विभिन्न संकीर्ण और गहरी संरचनाओं, ग्राहकों और शिखरों के द्वारा अलग किए गए ग्रिक्स बनाने के लिए लगभग एक दूसरे के समानांतर है। यह कास्ट क्या होता है? स्थलाकृति की विशेषताओं में से एक है। और ये याद रखना है किसका कास्ट घाटी बना होता है? तो ये लाइमस्टोन का बना होता है। किसका? लाइमस्टोन का, यानी चूना पत्थर का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1991 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1951 में। और यह देश में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और इसमें गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन करता है, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन करता है, आर्थिक जनगणना और उसके अनुवर्ती सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उसका संकलन करता है, और फिर मानव विकास सांख्यिकी, लिंग सांख्यिकी आदि विषयों पर यह कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 2 मई 1951 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसका मुख्य विभाग क्या है? तो MOSPI है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसके अंदर ये काम करती है। ठीक है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये गुट निरपेक्ष किया था। क्या? तो गुट निरपेक्ष किया था। ठीक है, जिसको नैम बोलते हैं, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। शीत युद्ध की अवधारणा इंडोनेशिया में पृष्ठभूमि यानी कि शीत युद्ध के बाद हुआ था, जो बाडुंग सम्मेलन 1955 के दौरान की गई थी, जब वो विश्व युद्ध चल रहा था। ये क्या? तो कोल्ड वार चल रहा था। किसके बीच? वो USSR और USA के बीच में चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान दुनिया के अधिकांश देश 2 गुटों में विभाजित हो गए थे, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट का लीड कौन कर रहा था? अमेरिका। और ये सोवियत संघ कर रहा था। किसका? कम्युनिस्ट का लीड कर रहा था। उसी समय दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औपनिवेशिक शासन समाप्त होने लगा और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में कई नए देश नक्शे पर उभर के आए। और इसको शामिल करने के लिए दोनों देशों के, इसमें जैसे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में शामिल करने के लिए दोनों देश उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन थर्ड वर्ल्ड में शामिल होने के लिए इंडिया ने किसके साथ? यहाँ पे यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि, यहाँ पे इंडोनेशिया, इजिप्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति इजिप्ट, और फिर क्या? यूगोस्लाविया और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू के प्रयासों से क्या हुआ? नैम की स्थापना होती है। और इसका पहला मीटिंग कहाँ पे होता है? तो 1961 में होता है। कहाँ? बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में है। कहाँ? बेलग्रेड। ठीक है, और इसमें अभी वर्तमान में 120 देश इसमें शामिल है। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में 1961 में किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अब मिलान करना है कि उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार, कालक्रम के अनुसार कि कब प्रथम से अंत तक। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले क्या आया था, ब्रूंडलैंड आयोग आता है, कब 1983 में आता है ब्रूंडलैंड आयोग। और इसे क्या होता है, नेशनल कमीशन, ये किसके लिए बनाया जाता है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के लिए बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1983 में बनाया जाता है। और ये इसके बाद क्या होता है, एजेंडा 21 आता है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या होता है, तो ये 1992 में आता है, जिसको रियो डी जेनेरियो कहाँ पे, ब्राजील में, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए इसको स्थापना किया जाता है, एजेंडा 21, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, तो ये 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन इसे लागू कब किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है 2005 में किया जाता है, 2005 में इसको इन्फोर्स किया जाता है। और क्योटो कहाँ पे है, जापान में है। और ग्रीन हाउस गैस के इमिशन पे रोक लगाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। पेरिस समझौता की बात करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है पेरिस समझौता। और ये COP 21 2015 में इसको लागू किया जाता है, ठीक है। इसको अपनाया जाता है, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है, 2016 में इसको लागू किया जाता है, इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं कि सबसे आगे क्या होगा, तो पहले 4 4, उसके बाद 2 4 2 3 1, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या करता है, ये केवल सदस्य देश को ही अपना, ये जितने उसके सारे सदस्य देश है उसी को सिर्फ ये लोन प्रोवाइड करता है, बाकी दूसरे को नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इसका संचालन 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ था। IMF की स्थापना प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के लिए किया गया था, जिसने 1930 के दशक की महामंदी में योगदान दिया था। कब, उन्हें ग्रेट डिप्रेशन होता है कब, 1929 में। इसकी सदस्यता जानते हैं कि IMF के 190 सदस्य देश है, जिसमें भारत भी इसमें शामिल है, जो इसका संस्थापक भी सदस्य रहा भारत। इसका मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना। और जानते हैं कि IMF उन देशों को अल्प अवधि और मध्यम अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है जिन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्वों को पूरा करने में परेशानी हो रहा है, और वैसे वो उसका सदस्य भी रहता हो। IMF के कर्मचारी मुख्य रूप से अर्थशास्त्री होते हैं, जिन्हें व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों का अनुभव होता है। SDR जानते हैं कि IMF विशेष आहरण अधिकार ये रखता है, इसका मुद्रा होता है। और ये 5 तरह से इसमें 5 मुद्रा इसमें जारी किया जाता है। कौन कौन इसमें शामिल है, तो यूरो हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, और क्या है, रेनमिनबी हो गया, जो चाइना का है रेनमिनबी, किसका, चीन का है रेनमिनबी मुद्रा। और फिर क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग है। और जापान का क्या है, येन है, जापान का येन है। ये सारे 5 मुद्रे को इसमें SDR में शामिल किया गया है, ठीक है। भारत के रुपया को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था, तो JM किन्स ने किया था, JM किन्स ने किया था। यहाँ पे देखते हैं जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म कब होता है, कहाँ पे, 1883 को कैम्ब्रिज में हुआ था। और उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है, तो द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ पीस लिखा है। इसमें जर्मनी पर लगाए गए जुर्माने के बारे में भी अपनी चिंताओं को इसमें व्यक्त करता है कौन, ये जेम किन्स करता है। केनेसियन अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि ये कब आता है, 1923 में उन्होंने एक किताब लिखा है, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स प्रकाशित किया। 1936 में प्रकाशित द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जब जानते हैं कि 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, पूरे देश में मंदी होती है, जिस कारण से पूरे विश्व में मंदी होती है, जिस कारण से क्या होता है, इसका थ्योरी, जेम किन्स का थ्योरी होता है कि आप जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, और इस तरह से इकोनॉमी अपने आप ही एक रिकवर हो जाएगी, जिस कारण से इसको बहुत ही सराहा भी गया था और अर्थशास्त्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था। पुस्तक में मुख्य रूप से 2 पहलुओं, रोजगार और प्रभावी मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना पूर्ण रोजगार प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बैंकों को अपने रोकड़ यानी रुपये शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, SLR बोलते हैं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि CRR क्या होता है और फिर SLR क्या होता है।
तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। CRR क्या होता है कि इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कैश के आधार पे, यहाँ पे देख सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो है, ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, किसको, बैंकों को रखना पड़ता है, उसमें कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि SLR क्या होता है, द बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, यानी NTDL ये रखना पड़ता है, और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट एज स्पेसिफाइड बाय RBI के द्वारा कुछ निश्चित किया जाता है कि आपको इतना परसेंट अपने बैंक में रखना है, सुनिश्चित करके इन द फॉर्म ऑफ आप रख सकते हैं कैश या फिर अदर एसेट, जैसे कि गोल्ड रख सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी रख सकते हैं, और ये जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ये सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये कैश रखता है किसके साथ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखता है। इफेक्ट क्या होता है कि इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। CRR क्या होता है कि जब इसको कम किया जाता है, CRR को कम किया जाता है तो क्या होता है कि मनी फ्लो ज़्यादा मार्केट में बढ़ता है, जब CRR को बढ़ाया जाता है तो मनी फ्लो मार्केट में कम जाता है, जिस कारण से इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और उसी तरह SLR का भी रोल होता है। बात करते हैं ये किसके द्वारा, तो ये RBI के साथ बैंक मेंटेन करता है, और ये बैंक अपने आप में ही मेंटेन करता है SLR को। रेगुलेट क्या करता है, तो लिक्विडिटी मेंटेन करता है कि इकोनॉमी में किस तरह से पैसों का परिचालन हो, और इसमें क्या करता है, क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और इंटरेस्ट ऑन RBI रिजर्व बैंक, इसमें रिजर्व बैंक देखते हैं जो CRR पे क्या होता है कि बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कोई भी अमाउंट जो डिपॉजिट करती है बैंक RBI के साथ, उसमें RBI उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, इसको ध्यान रखना है। जबकि इसमें बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन SLR, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक यदि जो SLR के रूप में क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखता है, या भी उसको बेच सकता है या खरीद भी सकता है जब जरूरत पड़े तो उसको इसके लिए क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स सेट नंबर 17 का कंप्लीट कर लिया डिस्कशन। PDF आपको टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करने के लिए आप उसे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।